कहानी की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन रूही को एम्बुलेंस के अंदर देखते हैं जहां डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे। पता चलता है कि वो मल्टीपल बेबी से प्रेग्नेंट है। वो याद करती है कि मिस्टर फू ने उससे कहा था कि मैं शादी तो करूंगा मगर तुमसे नहीं। प्रेजेंट में उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि आज वो मरने वाली है। डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा था। तभी हम 5 स्टार्स को देखते हैं जो कहते हैं कि मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको बचाने आ रहे हैं। आफ्टर दैट हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम रूही को उसके 5 बेबीज के साथ देखते हैं, 3 बेबी बॉयज एंड 2 बेबी गर्ल्स। रूही उन सभी से कहती है कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो तुम सभी घर में रहना और बाहर मत जाना। वो सबसे बड़े बेटे को उन सभी का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही बच्चे अपने मिशन में लग जाते हैं, मिशन पापा ढूंढो। पहला बच्चा जो कि कुकिंग में एक्सपर्ट होता है वो कहता है मैं चाहता हूँ मेरे मास्टर शिशन हमारे डैड बने क्योंकि फिर हमें रोज रोज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। दूसरी कहती है नहीं, क्योंकि मम्मी को प्रिटी चीजें पसंद हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि फेमस डिजाइनर हाउ फू मेरे डैड बने। अब तीसरी भी खड़े होकर ऑब्जर्व करती है कि नहीं, मैं चाइनीज मेडिसिन में एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे डैड कोई डॉक्टर बने। वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं मगर फोर्थ बेबी जो कि मैजिक में एक्सपर्ट होता है वो कहता है रुक जाओ, मैंने हमारी मॉम के लिए डैड ढूंढ लिया है और वो है फू चे यू। बड़ा भाई अब उन सभी को फू के बारे में बताने लगता है कि वो फ्यूशियन ग्रुप का प्रेसिडेंट है और चाइना का सबसे अमीर आदमी। साथ ही साथ वो 185 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसके 8 पैट्स भी हैं। वो बहुत ही ज्यादा क्लीन है क्योंकि आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। आज मॉम एंड डैड एक दूसरे से मिलने वाले हैं क्योंकि मैंने मॉम का रेज्यूमे फ्यूशियन कंपनी में सबमिट किया है। फोर्थ बेबी कहता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मिस्टर फू हमारे रियल डैड हैं। अब सभी को मिस्टर फू पसंद आ जाते हैं और वो सभी मिस्टर फू को अपने डैड बनाने के लिए अप्रूव कर देते हैं। वही कंपनी में जब रूही इंटरव्यू देने जाती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फू कहता है तुम? वो मन में सोचती है कि 7 साल हो गए, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे ऐसे मिलूंगी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसके डैड ने पैसों के लिए आज से 7 साल पहले उसे एक बुढ़े आदमी को बेच दिया था। वो सुनती है कि उसके डैड फोन पे किसी से कह रहे थे कि मेरी बेटी यंग एंड प्योर है, अगर आपको भरोसा नहीं तो मैं आज रात उसे आपके पास भेज दूंगा। जिसके बाद वो मिस्टर फू के पास मदद मांगने जाती है कि मैं उस बुढ़े इंसान से शादी नहीं करना चाहती, तो प्लीज क्या तुम मुझसे फेक मैरिज कर सकते हो। मगर मिस्टर फू ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगर मैं शादी करूंगा भी तो तुमसे नहीं। रूही मन में सोचती है कि मैं मिस्टर फू को पिछले 7 सालों से चेस कर रही थी, उसने कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, मुझे लगा कि शायद मैं उसके लिए स्पेशल हूँ, बट आज मुझे पता चला कि उसके दिल में तो मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसके बाद वो मिस्टर फू को किडनैप कर लेती है। मिस्टर फू चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या करने जा रही हो। वो कहती है मैं पागल हूँ नहीं पर होना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो उसे किस कर लेती है। प्रेजेंट में मिस्टर फू कहता है कि मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। रूही कहती है मैं तो बस इंटरव्यू देने आई थी, बट तुम्हारा मूड देख के लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, बाय। इतना बोलकर वो जाने लगती है मगर तभी मिस्टर फू उसे पकड़ लेता है और अपने करीब लाते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए उस रात तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था। वो कहती है अगर तुम जानना ही चाहते हो तो ठीक है, ये फाइल पकड़ो। फिर वो उसके प्राइवेट पार्ट में किक करके वहाँ से भाग जाती है और बेचारा मिस्टर फू बस चिल्लाते ही रह जाता है। वो भागते हुए जा ही रही थी मगर तभी कंपनी में अपने बड़े बेटे को देखकर कहती है दबाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तो आपको लेने आया था। एंड फाइल को देखते हुए मन में सोचता है कि डैड की हेल्प करने। रूही दबाव को लेकर भागते हुए जा रही थी तो विंडो से मिस्टर फू भी इन दोनों को भागते हुए देख लेता है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे वही फाइल लाकर देता है जिसमें लिखा होता है कि डैड मैं आपका असली बेटा हूँ, अगर आप हम सबसे मिलना चाहते हो तो इस एड्रेस पे आ जाओ। फू पूछता है कि आखिर ये किसने लिखा है, तो सेक्रेटरी कहता है कि सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद हमें पता चला कि ये फाइल इस बच्चे की है। उसे याद आता है कि ये तो वही बच्चा है जो रूही के साथ भागते हुए जा रहा था। घर आकर सारे बच्चे पूछने लगते हैं कि मम्मी क्या सच में मिस्टर फू हमारे डैड हैं। रूही पूछती है तुम्हें किसने बताया। वो सभी कहते हैं बड़े भाई ने। जिसके बाद वो सभी आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि जब डैड उनके पास रहने आएंगे तो वो सभी मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। रूही गुस्से में कहती है कि चुप हो जाओ, मिस्टर फू तुम लोगों का डैड नहीं है और ना ही कभी बन सकता है। अगर तुमने फिर से उसका नाम लिया तो मैं तुम लोगों से गुस्सा हो जाऊंगी। फोर्थ बॉय अपना मैजिक यूज करके कहता है कि आप डैड से जल्दी मिलने वाली हैं। बाहर हम मिस्टर फू को उसके आदमियों के साथ देखते हैं जो कि रूही के घर के तरफ ही आ रहा था। जब गार्ड्स डोर को नॉक करते हैं तो रूही दरवाजा नहीं खोलती। मिस्टर फू कहता है गेट तोड़ दो। अंदर रूही अपने बच्चों से कहती है कि तुम लोग जल्दी से जाकर रूम में छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना।
वो मन में सोचती है कि फू को ये कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये उसके ही बच्चे हैं, वरना वो इनसे मुझे छीन लेगा। फिर वो गेट खोलकर फू पे गुस्सा करने लगती है कि आधी रात को जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चुपचाप चले जाओ यहाँ से वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो कहता है ठीक है कर दो, मैं भी देखता हूँ पुलिस अरेस्ट किसे करेगी, तुम्हें या मुझे, क्योंकि तुमने मेरा बच्चा चुराया है। वो कहती है कौन सा बच्चा, अब यहाँ आकर मेरे सामने झूठ मत बोलो। वो कहता है क्या तुम भूल गई आज से 7 साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था, या फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊं। जिसके बाद वो अपने गार्ड्स को अंदर जाकर बच्चा ढूंढने के लिए कहता है। रुई उन्हें रोकने लगती है तो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और मिस्टर फू जाकर उस रूम का गेट ओपन कर देते हैं जिसमें बच्चे छुपे हुए थे। वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, मगर तभी दबाव ये कहते हुए बाहर आ जाता है कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं। वो कहता है क्या वो नोट तुमने छोड़ा था। दबाव कहता है हाँ। वो पूछता है क्या सिर्फ तुम ही हो, जिस पर दबाव कहता है और नहीं तो क्या, आपको एक साथ 5 बच्चे चाहिए, आपको लगता है आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। रुई कहती है अगर तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है ना तो बच्चों से नहीं, यहाँ आकर मुझसे बात करो। वो कहता है मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं बल्कि अपने बेटे को ले जाने आया हूँ। वो दबाव को लेकर वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी रुई उसके सामने आकर उसे रोक देती है कि तुम इसे लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता। तभी दबाव रुई के कानों में कुछ कहता है। रुई उसे जाने की परमिशन दे देती है, मगर फू से कहती है कि अगर तुमने मेरे बच्चे को थोड़ा सा भी हर्ट किया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहता है भूलो मत ये मेरा भी बेटा है। तभी वो सामने रुई का रेज्यूमे रखा हुआ देखता है और कहता है कि कल से कंपनी आ जाना, क्योंकि कल से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। वो गुस्से में कहती है कि एक तो तुम मेरा बच्चा लेकर जा रहे हो, ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनूं, क्या तुम पागल हो गए हो। मगर वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मुझे डर है अगर तुम घर में खाली बैठी रही तो फिर से आकर मेरे बच्चे को चुरा लोगी। घर जाते टाइम दबाव सैड होता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम सैड क्यों हो, तुमने ही उस नोट में लिखा था ना कि मैं तुम्हें लेने आऊँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने आया। बाव कहता है हाँ मैंने लिखा था, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मुझे मम्मा से अलग कर दो। मम्मी ने हमें पालने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है और कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, और वो इस दुनिया की बेस्ट मम्मी है क्योंकि वो हम सभी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। वो कहता है तुम सभी से। बाव कहता है वो सब छोड़िए, लेकिन अगर आपने मॉम को बुली किया ना तो मैं आपको पनिश करूंगा। फिर वो 3 तक काउंटिंग करता है, 3, 2 और तभी फू के सेक्रेटरी को कंपनी से कॉल आता है और पता चलता है कि कंपनी में कोई अननोन वायरस आ गया है जिसकी वजह से उन्हें 2 मिनट के अंदर 60 मिलियन का लॉस हुआ है। वो टेंशन में आ जाता है तो दबाव कहता है डैड टेंशन मत लीजिए, जैसे ही आपके 100 मिलियन कम हो जाएंगे वायरस अपने आप चला जाएगा। और तभी सेक्रेटरी को पता चलता है कि वायरस जा चुका है। वो कहता है इसका मतलब ये सब तुमने किया है। दबाव कहता है हाँ बिल्कुल, और ये तो बस प्रोमो था, अगर आपने मॉम को फिर से बुली किया ना तो मैं आपको पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। और अब क्योंकि आप मुझे घर लेके जा रहे हैं तो आज से मैं आपका मास्टर हूँ, आपको मेरी सारी बातें माननी होंगी। ये सब सुनकर तो मिस्टर फू शॉक में था कि कैसे ये छोटा पैकेट बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कंपनी में दबाव को देखकर सभी एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये प्रेसिडेंट का बेटा है, क्योंकि देखने में तो बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहा है। लेकिन अब मिस वेई का क्या होगा। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या रुई कंपनी आ गई। वो कहता है मैंने उन्हें इन्फॉर्म तो कर दिया था पर अभी तक वो आई नहीं। मिस्टर फू कहता है अगर वो लेट आए तो उसके पैसे काट लेना, 1 मिनट का 1000 रुपए। दूसरी तरफ रुई कंपनी आ ही रही थी, मगर तभी उसे फोन पे टेक्स्ट आता है कि उसके सैलरी से 1000 रुपए कट चुके हैं। ये देखकर उसे फू के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो स्पीड में ऑफिस की तरफ जा ही रही थी, मगर तभी सामने एक कार से टकरा जाती है। इस वजह से उसे चोट लग जाती है, मगर वे तो उस पे ही गुस्सा करने लगती है कि आंखें हैं या बटन, इतनी बड़ी कार दिखाई नहीं दी। रुई भी उस पे गुस्सा करने लगती है कि एक तो गलती तुम्हारी है, ऊपर से तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। वे उसके ऊपर कुछ पैसे फेंकते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम जैसे लोगों को बस पैसे चाहिए, मगर रुई वो सारे पैसे फेंक देती है। नेक्स्ट सीन हमें कंपनी का दिखाया जाता है जहां सभी एम्प्लॉयज वे से पूछती हैं कि आज हमने प्रेसिडेंट के साथ एक बच्चे को देखा, क्या वो आपका और प्रेसिडेंट फू का है। दूसरी बंदी कहती है कि हाँ इन्हीं का होगा ना, क्योंकि वैसे भी हमने प्रेसिडेंट फू को इन 5 सालों में वे के अलावा किसी दूसरी गर्ल के साथ कभी देखा ही नहीं है। बच्चे की बात सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आता है, मगर अभी वो यहाँ किसी को बताती नहीं कि दबाव उसका बेटा नहीं है, बल्कि उनके सामने ऐसा एक्टिंग करती है कि जैसे दबाव उसका ही बेटा है। दूसरी तरफ दबाव ऑर्डर पर ऑर्डर चला रहा था। मिस्टर फू से पूछते हैं कि तुम्हें ये सब नॉनसेंस किसने सिखाया है। वो कहता है ये नॉनसेंस नहीं है, मुझे मेरे छोटे भाई ने सिखाया है। जिसे सुनकर मिस्टर फू वॉज लाइक, और ये तुम्हारा छोटा भाई है कौन। तभी वहाँ वे आकर मिस्टर फू को कुछ फाइल्स देते हुए और दबाव को देखते हुए कहती है कि ये बच्चा कौन है। वो कहता है मेरा बेटा है।
वे कहती है मजाक मत करो, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है तो बच्चा कहाँ से आ सकता है। मिस्टर फू कहता है इस बारे में तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा और फाइल साइन करके उसे दे देता है। वो मन में सोचती है कि आखिर ये किस घटिया औरत का बेटा है, मैं पता लगा के ही रहूंगी। उसके जाते ही दबाव मिस्टर फू से कहता है कि ये लड़की अच्छी नहीं है, प्लीज आप इससे दूर रहिएगा। मिस्टर फू कहते हैं कि ये बस मेरी अच्छी दोस्त है। दबाव कहता है उसे आप तो अपनी फ्रेंड मानते हैं मगर वो नहीं, उसकी आंखों को देखकर ही पता चलता है कि वो आपके प्यार में पागल है। मिस्टर फू कहते हैं तुम ये सब छोड़ो और पहले ये बताओ कि तुम्हारा छोटा भाई कौन है। इससे पहले दबाव कुछ बोल पाता तभी वहाँ सेक्रेटरी आकर उसे लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुई भी कंपनी आ जाती है। वो कहता है जहाँ तक मुझे याद है तो तुमने कॉलेज टाइम ज्वेलरी डिजाइन की स्टडी की थी। रुई कहती है हाँ, तो अब क्या तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है। वो उसके पास आकर उसे फाइल देते हुए कहता है कि ये फोंगबो ज्वेलरी प्रोजेक्ट की फाइल है, इसकी हेड वही है, तुम जाकर उसे रिपोर्ट दे दो। रुई मन में सोचने लगती है कि फोंगबो ज्वेलरी तो चाइना की सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड है, भला ये मुझे फाइल क्यों दे रहा है। मिस्टर फू कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। वहाँ से जाने लगता है मगर तभी रुई फाइल को पकड़ लेती है। मिस्टर फू उसके हाथ में लगी चोट देख लेता है और उसके जाते ही अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कुछ मेडिसिन और बैंडेज लाने के लिए कहता है और साथ ही साथ ये भी पता करने के लिए कहता है कि आखिर रुई के कितने बच्चे हैं। रुई जब फाइल देने जाती है तो सामने वेई को देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही लड़की है जिसने आज सुबह मुझे टक्कर मारी थी। प्रेजेंट में वेई के साथ मिलकर बाकी सारी लड़कियां रुई को बुली करने लगती हैं, मगर रुई फाइल उसके मुंह में फेंकते हुए कहती है कि अगर एक शब्द और निकाला ना तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि अगले जन्म तक याद रहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है मगर तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है कि वेई को हिट करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, अभी की अभी उससे माफी मांगो वरना हम इस बारे में मिस्टर फू को बता देंगे और वो तुम्हें इंडस्ट्री से बैन करा देंगे, जिसके बाद तुम्हें यहाँ तो क्या कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। रुई कहती है अच्छा, क्या मिस्टर फू रिश्ते में तुम्हारे पापा लगते हैं जो तुम बोलोगी और वो मुझे बैन कर देंगे। वो बंदी कहती है माना कि मिस्टर फू से मेरा कोई रिश्ता नहीं है मगर वे उनकी वाइफ है और उनके बच्चे की माँ भी। रुई कहती है अच्छा, अब थोड़ी देर बाद तुम ये मत कह देना कि मिस्टर फू के पास के 5 बच्चों की माँ तुम ही हो। वो जोश जोश में होश खो देती है और सभी को बताने लगती है कि मिस्टर फू के 5 बच्चे हैं और उन 5 बच्चों की माँ मैं हूँ क्योंकि उन सभी को मैंने पैदा किया है। पीछे से मिस्टर फू भी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं 5 बच्चे। वो सारी लड़कियां मिस्टर फू से रुई की कंप्लेन करने लगती हैं कि आप इसे कंपनी से फायर कर दीजिए क्योंकि इसने वेई के साथ बदतमीजी की है और माफी भी नहीं मांगी। ये सुनकर रुई फिर से उन सभी से लड़ने लगती है कि भला मैं माफी क्यों मांगूं जबकि शुरुआत तो तुम लोगों ने की थी। मिस्टर फू कहते हैं बस भी करो और चली जाओ यहाँ से। वो बंदी रुई से कहती है देखा, मिस्टर फू तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं। रुई तो पहले कस के उसे एक थप्पड़ लगाती है एंड देन मिस्टर फू से कहती है कि तुम्हें जो भी करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने ऑफिस के अंदर लाते हैं, मगर रुई तो अभी भी बोले जा रही थी कि वो लोग मुझे बुली कर रहे थे और तुम क्या चाहते थे कि मैं बस चुपचाप खड़ी होकर उन सभी की बातें सुनती रहूं। मिस्टर फू उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अरे बाबा शांत हो जा, पहले मेरी बात तो सुन, मगर रुई तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो मिस्टर फू उसे पकड़कर किस कर लेते हैं जिस वजह से वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तो मिस्टर फू कहते हैं अब ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने उन्हें जाने के लिए कहा था, तुम्हें नहीं, पर तुमने गलत समझ लिया। जिसके बाद वो रुई को सोफे पे बिठाकर उसकी चोट पर दवा लगाते हैं। रुई कहती है तो क्या तुम बस मुझे दवा लगाने के लिए मेरे पास आ रहे थे। वो कहता है हाँ, पहले तो बस इसी के लिए आ रहा था बट अब और भी रीजंस हैं। तुमने कहा कि हमारे 5 बच्चे हैं। रुई कहती है अच्छा वो तो बस मैं मजाक कर रही थी, तुम ही सोचो किसी के एक बार में 5 बच्चे हो सकते हैं क्या। मिस्टर फू कहता है हाँ, तुम बोल तो सही रही हो, एक बार में 5 बच्चे होना इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हमारे 1 से ज्यादा बेबीज हैं, इसीलिए मैंने अपने एक आदमी को तुम्हारे घर भेजा है चेक करने। और ये सुनकर रुई वॉज लाइक व्हाट। दूसरी तरफ सेक्रेटरी अपने आदमियों के साथ रुई के पूरे घर की अच्छे से चेकिंग करता है, मगर उसे वहाँ कोई भी बच्चा नहीं मिलता क्योंकि दबाव ने पहले अपने सभी भाइयों बहनों को दूसरे रूम में छिपा दिया था। सेक्रेटरी मिस्टर फू को कॉल करता है। फू बहुत ही स्टाइल से फोन को स्पीकर में डालता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आज तो रुई का भांडा फूटने वाला है, मगर यहाँ तो उसका ही पोपट हो जाता है जब सेक्रेटरी कहता है कि बॉस, हमें यहाँ एक भी बच्चा नहीं मिला। इतना सुनकर रुई कहती है देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो चैन की सांस लेती है कि बाल बाल बचे। दूसरी तरफ सारे बच्चों की आपस में मीटिंग चल रही थी कि आखिर हम कब तक अपने ही पेरेंट्स से ऐसे छुपते रहेंगे।
हमें कुछ भी करके अपने मॉम एंड डैड को एक दूसरे से वापस मिलाना होगा ताकि हम सभी फिर से साथ में रह सकें। जिसके बाद वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें उनका पहला टारगेट थी मिस्टर फू की मॉम, मतलब उनकी ग्रैंड माँ। अब नेक्स्ट सीन में हम एक ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि एक छोटे से बच्चे को लॉलीपॉप दिखाते हुए कह रही थी कि बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए, ये वाली या फिर ये वाली। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें दोनों दे दूंगी, बट उसके लिए तुम्हें मुझे ग्रैंड माँ बोलना पड़ेगा। तभी वहाँ उस बच्चे की ग्रैंड माँ आकर उसे गोद में उठा लेती है और मिस्टर फू की मॉम को काफी कुछ सुनाने लगती है कि पता नहीं कहाँ से रोज रोज मेरे पोते को अपना पोता बनाने चली आती है। अगर ग्रैंडमा बनने का इतना ही शौक है ना तो अपने बेटे से कह दे कि वो एक बेबी कर ले। वैसे भी तेरा बेटा 30 साल का हो गया है और अभी तक उसका एक भी बच्चा नहीं है। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो शर्म से डूब मरती। ये सुनकर तो बेचारी ग्रैंडमा भी शौक में आ जाती हैं कि मैंने तो बस तेरे पोते को दादी माँ बोलने के लिए कहा था, इसमें इतना सुनाने वाली कौन सी बात थी। अब तू देख, अब मैं घर जाकर अपने बेटे को ट्विंस करने के लिए कहूंगी, फिर तू जेलस होगी। अगले दिन दबाव अपने भाई बहनों के साथ फॉर्च्यून टेलर बनकर रोड में बैठा हुआ था। तभी सबसे बचते बचाते वहाँ ग्रैंडमा आती हैं। दोनों बच्चे उन्हें देखकर जल्दी से छुप जाते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं, क्या तुम वही फेमस फॉर्च्यून टेलर हो जिसे मैंने इंटरनेट में देखा था? दबाव कहता है, हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे एक छोटा बच्चा दिलाओगे जिसे मैं अपना पोता बना सकती हूँ, तो क्या तुम कर सकते हो? दबाव कहता है, हाँ बिल्कुल, आप बस इतना बताइए कि आपको पोता चाहिए या पोती चाहिए, छोटा चाहिए या मोटी चाहिए। ग्रैंडमा कहती है, मुझे सब चलेगा, बस मुझे एक पोता चाहिए जो मुझे दादी माँ बोल सके। ये सुनते ही दबाव टेबल पर 2 बार नॉक करता है और उसके दोनों भाई बहन जल्दी से खड़े हो जाते हैं और ग्रैंडमा के पास जाकर उन्हें दादी माँ बोलते हैं। ये सुनकर तो ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों से नाम पूछती हैं। बॉय कहता है, मेरा नाम वोलोंग है एंड गर्ल कहती है, मेरा नाम फेंगचू है। उन दोनों से मिलकर तो ग्रैंडमा इतना ज्यादा खुश होती हैं कि जैसे उन्हें इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत मिल गई हो। वेल गाइज, अब ग्रैंडमा की बात हो ही रही है तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग अपनी ग्रैंडमा से कितना प्यार करते हो। दूसरी तरफ सेक्रेटरी मिस्टर फू को बता रहा था कि आपकी मॉम आपसे गुस्सा है क्योंकि ना तो आप शादी कर रहे हो और ना ही किसी लड़की को पसंद कर रहे हो। आपको पता है ना, उन्हें एक ग्रैंडसन चाहिए और अब तो आपके पास आपका बेटा दबाव है, तो क्यों ना आप जाकर उन्हें भी ये खुशखबरी बता दो। फू कहता है, ठीक है, तुम कल इसे ले जाकर मेरी मॉम से मिला देना। मगर दबाव मना कर देता है कि नहीं, कल हैप्पी न्यू ईयर है और कल का दिन मैं अपनी मॉम के साथ बिताना चाहता हूँ। जिस पर सेक्रेटरी उसे आइडिया देता है कि क्यों ना आप मिस रुई और दबाव दोनों को ही अपनी मॉम से मिलाने ले जाएं, क्योंकि ये जानने के बाद तो आपकी मॉम की खुशी दुगनी हो जाएगी। मिस्टर फू को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो कहते हैं, ठीक है, तुम जाकर इस बारे में रुई को इन्फॉर्म कर दो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू रुई को बता रहा था कि कल तुम्हें मेरे साथ घर चलना है मेरी मॉम से मिलने। वो कहती है, कहीं तुम्हारा इरादा मुझसे शादी करने का तो नहीं है ना? मिस्टर फू कहते हैं, सपने देखना अच्छी बात है मगर खुली आंखों से नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि दबाव अपनी ग्रैंडमा से मिले। रुई कहती है, तो उसे लेकर जाओ ना, मैं नहीं आ रही। मिस्टर फू कहते हैं, मैं तुम्हें पूरे 1 मिलियन दूंगा। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे देखकर बिक जाऊंगी? मिस्टर फू कहते हैं, 2 मिलियन। वो फिर भी नहीं मानती तो मिस्टर फू उसे पूरे 5 मिलियन का चेक निकाल कर देखते हैं और ये देखने के बाद तो मैं भी मान जाती। वो कहती है, अभी चले? मिस्टर फू कहते हैं, नहीं, कल जाना है। उधर ग्रैंडमा अपने घर में दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही थी, तभी उन्हें मिस्टर फू का कॉल आता है। वो कहती हैं, फाइनली तुझे याद तो आया कि तेरी माँ भी है। सॉरी गाइस, ये मिस्टर फू की मॉम नहीं बल्कि ग्रैंडमा है। मिस्टर फू रुई और दबाव को देखते हुए कहता है कि कल मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ और हाँ, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। ये सुनकर तो ग्रैंडमा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती हैं कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, एक नहीं बल्कि 2 हैं। नेक्स्ट डे वो तीनों ग्रैंडमा से मिलने जा रहे थे। रुई मिस्टर फू से पूछती है कि मैं आपकी ग्रैंडमा से पहली बार मिलने जा रही हूँ, वो गुस्से वाली तो नहीं है ना? मिस्टर फू कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, एंड आई एम श्योर कि तुम उन्हें बहुत पसंद आओगी। वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तो सामने बच्चों को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वुलोंग और फूचेंग दोनों मम्मी मम्मी बोलते हुए रुई को हक कर लेते हैं। ये सुनकर तो फू शॉक्ड हो जाता है कि मम्मी? रुई कहती है, बच्चों लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं है। ग्रैंडमा उसे देखकर मन में सोचती है कि ये पहली बार है जब फू किसी लड़की को घर लेकर आया है। ग्रैंडमा उन दोनों बच्चों के पास जाकर उन्हें समझाती हैं कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, पर हाँ ये तुम्हारे डैडी जरूर हैं, चलो इन्हें डैडी बोलो। अब दोनों डैडी डैडी करते हुए मिस्टर फू को हक कर लेते हैं। वो कहता है, ग्रैंडमा ये सब क्या चल रहा है? ग्रैंडमा कहती है, देख गलती तेरी है, तू 30 का हो गया है, अभी तक ना तो शादी की ना तो बच्चे, अब मुझे ग्रैंडसन तो चाहिए ना, इसीलिए मैं रेंट पे ले आई। मिस्टर फू कहता है, 1 मिनट, आपसे किसने कहा कि मेरा बेटा नहीं है? ये है मेरा बेटा दबाव। ग्रैंडमा कहती है, सच में ये तेरा बेटा है?
वो कहता है बिल्कुल ग्रैंडमा, और ये सारी गलती इस लड़की की है। ये सुनकर ग्रैंडमा तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब तुम मेरी बहू हुई। वो कहती है नहीं ग्रैंडमा, मैं तो बस दबाव की मॉम हूँ। ग्रैंडमा कहती है बात तो एक ही हुई ना, उसकी माँ मतलब मेरी बहू। उनका इतना काइंड नेचर देखकर रुई मन में सोचती है कि इस खड़ूस की इतनी प्यारी ग्रैंडमा कैसे हो सकती है। ग्रैंडमा बच्चों को खिलाने के लिए ले जा रही थी, मगर तभी रुई उन्हें रोकते हुए कहती है कि आई थिंक इन दो बच्चों को वॉशरूम जाना है, तो क्या मैं लेकर जाऊं? ग्रैंडमा उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम्हें जाना है? दोनों ना में सर हिलाते हैं, मगर रुई की तरफ देखने के बाद जो उन्हें मारने के इशारे कर रही थी, दोनों हाँ में सर हिलाते हैं कि हाँ हमें जाना है। मिस्टर फू को उस पर शक होने लगता है कि हो ना हो रुई इन बच्चों को पहले से जानती है। इधर रुई दोनों बच्चों से आकर इस बारे में पूछने लगती है कि आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। बच्चे कहते हैं ये सब हमने आपके लिए तो किया है, हमें पता है हम सभी को पालने के लिए आप कितना ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम कहीं और चले जाएं ताकि आपका काम आसान हो जाए, और वैसे भी हम अपने डैड के घर ही तो आए हैं। रुई उन्हें चुप कराते हुए कहती है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों मिस्टर फू के असली बच्चे हो। पीछे से मिस्टर फू आकर कहते हैं क्या बोला तुमने? वो कहती है अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि ये मुझे मम्मी ना बोला करें क्योंकि मैं इनकी माँ नहीं हूँ ना। वैसे वॉशरूम कहाँ है? फू कहता है तुम रहने दो, मैं इन्हें लेकर जाता हूँ। वो लेकर जा रहा था। पीछे से रुई उन दोनों को चुप रहने का इशारा करती है, जिसे मिस्टर फू भी देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ बच्चे बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। सारा खाना इधर उधर फेंकते हैं, जो खाना होता है वो खाते हैं, जो नहीं खाना होता नहीं खाते, और ग्रैंडमा से कहते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ये सब देखकर रुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहती थी, मगर वो ग्रैंडमा के सामने कर नहीं सकती। वो बच्चों से कहती है देखो बच्चों, कोल्ड ड्रिंक पीना गलत बात है। मगर बच्चे कहते हैं कि ग्रैंडमा ने तो हमसे कहा था कि हमारा जो मन हो हम वो खा सकते हैं और जो मन हो वो पी सकते हैं। फिर तीनों भागते हुए जाकर कोक की एक एक बॉटल उठा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रुई नोटिस करती है कि बच्चों ने वेजिटेबल्स तो बिल्कुल खाई ही नहीं है। वो उनसे प्यार से कहती है कि देखो बच्चों, सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो तुम्हें वो भी खाना चाहिए। वो लॉन्ग कहता है तो बस आप हमें क्या बता रही हैं, देखिए डैडी ने भी नहीं खाया है। ये देखने के बाद तो रुई के सब्र का बांध टूट जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है अब समझ आया कि मेरे बच्चे सब्जियां क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो तुम पे गए हैं। अब तुम चुपचाप सब्जियां खाओ और तुम सब भी चुपचाप बैठकर सब्जियां खाओ। फिर क्या था, ये सुनने के बाद तो मिस्टर फू के साथ साथ ग्रैंडमा भी और सारे बच्चे जल्दी जल्दी अपनी सारी सब्जियां खत्म कर लेते हैं। ग्रैंडमा मिस्टर फू को साइड में लेकर जाती है और कहती है कि सुन, तेरी वाइफ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वो कहता है क्यों, आपको पसंद नहीं आई? ग्रैंडमा कहती है नहीं नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आई, और वैसे भी लड़कियां स्ट्रांग ही होनी चाहिए। मुझे टेंशन तो तेरी हो रही है, क्योंकि ना तो तू स्ट्रांग है और ना ही गुड लुकिंग। अगर मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को तू पसंद नहीं आया तो इसीलिए मैंने तेरे लिए एक क्लासेस में इनरोल किया है, जहाँ जाकर तू सीखेगा कि आखिर किसी भी लड़की को अपने प्यार में कैसे डालें। मिस्टर फू कहता है ग्रैंडमा आप ये सब छोड़ो और पहले ये बताओ कि इन दोनों बच्चों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये रुई के ही बच्चे हैं? ग्रैंडमा कहती है तो बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, और ये दोनों थोड़ा थोड़ा तेरे जैसे भी लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों ही तेरे बच्चे हों? वही रुई दबाव से उसके बचे हुए दो बच्चों के बारे में पूछती है, तो दबाव बताता है कि वो आंटी गू के घर में है। थोड़ी देर बाद मिस्टर फू वहाँ आकर रुई से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हो? रुई का मन तो नहीं था, बट फिर भी वो चली जाती है। रूम में आने के बाद मिस्टर फू कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम उन दोनों बच्चों को पहले से जानती हो? रुई कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तो आज पहली बार उन बच्चों से मिल रही हूँ। सबको ऐसे लगता है कि मैं उन्हें कब से जानती हूँ। वो कहता है अच्छा, तो फिर तुमने खाते टाइम ये क्यों कहा था कि वो सब मुझ पे गए हुए हैं? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो दोनों हमारे ही बच्चे हैं? ये सुनकर रुई शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। बाहर से ग्रैंडमा और तीनों बच्चे छिपकर ये सब देख रहे थे। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर ग्रैंडमा बाहर से गेट लॉक कर देती हैं। अंदर रुई कहती है कि एक बार मैंने बोल दिया ना कि मैं उन बच्चों को नहीं जानती, मतलब नहीं जानती। अब बार बार बोलकर मेरा दिमाग खराब मत करो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, मगर गेट तो खुलता ही नहीं है। खुलेगा भी कैसे, लॉक जो है। वो उसकी मदद करने आता है, मगर तभी लाइट चली जाती है, जिस वजह से रुई बहुत ही ज्यादा डर जाती है और मिस्टर गू को हग कर लेती है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। रुई नर्वस होने लगती है, तो मिस्टर फू कहते हैं क्या हुआ, कहीं तुम कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रही ना? रुई उसे हटाते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, शक्ल देखिए अपनी। और फिर अपने बालों से क्लिप निकालकर गेट को ओपन करने लगती है। मिस्टर फू पूछते हैं क्या तुम ये कर लोगी? वो कहती है बिल्कुल, क्योंकि जब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हों तब आपको सब कुछ सीखना पड़ता है।
जैसे ही वो गेट ओपन करती है तो वो सारे लोग भड़बड़ाकर अंदर आ जाते हैं, जो कि गेट में कान लगाकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। ग्रैंडमा एक्टिंग करने लगती हैं कि ये गेट को क्या हो गया, लगता है खराब है, एंड देन जल्दी से बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। रुई भी दबाव को लेकर घर जाने लगती है, मगर तभी मिस्टर फू उसे रोकते हुए कहते हैं कि दबाव यही रहेगा। रुई का मन तो नहीं था, मगर उसे याद आता है कि उसके 2 बच्चे घर पे हैं जिसका उसे जाकर ध्यान रखना है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी दबाव को वहीं छोड़कर चली जाती है। मिस्टर फू चुपके से दबाव के कुछ हेयर्स निकाल लेता है और फिर ग्रैंडमा को दे देता है। ग्रैंडमा उसे बताती हैं कि मैंने उन दोनों बच्चों के भी बाल निकाल लिए हैं ताकि हम डीएनए टेस्ट करवा सकें। ग्रैंडमा तो बस यही सोच सोच कर खुश हुए जा रही थी कि अगर ये दोनों भी तुम्हारे ही बच्चे होंगे तो मेरे पास 3 पोते पोतियां होंगे। घर आकर वो अपने दोनों बच्चों को हक करती है और उन्हें समझाती है कि तुम दोनों घर में अच्छे से रहना और बाहर मत निकलना, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं मिस्टर फू आकर इन दोनों को भी उससे दूर न कर दे। अगले दिन कंपनी में भी रुई अपने बच्चों को लेकर परेशान होती है। तभी वहाँ वेई अपने बंदियों के साथ आ जाती है। एक बंदी उसे देखकर कहने लगती है कि मिस्टर फू ने तो इसे फायर कर दिया था ना, फिर ये यहाँ क्या कर रही है। रुई भी उन सभी की बातें सुन रही होती है और एंटीडॉग स्प्रे ले जाकर उन सभी के ऊपर स्प्रे कर देती है। उनके पूछने पर वो बहुत ही प्यार से बताती है कि ये एंटीडॉग स्प्रे है जो मैंने तुम लोगों पे डाला है ताकि तुम जैसे कुत्ते बिल्लियां मुझसे दूर रहें। एक बंदी कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो जो कंपनी में ये सब यूज कर रही हो। रुई कहती है, यूज तो मैं भी करना नहीं चाहती थी, पर अब तुम लोगों की हरकतें हैं ही कुत्ते बिल्लियों जैसे, मुझे यूज करना पड़ा। तभी वहाँ सेक्रेटरी आकर रुई से कहता है कि मिस्टर फू ने आपको बुलाया है। तो रुई काफी स्टाइल के साथ उन्हें धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों भी मिस्टर फू के ऑफिस के अंदर आ रही थी, मगर तभी सामने दबाव और रुई को एक साथ देखते हैं। वो दोनों बंदियां वेई से पूछती है कि आखिर रुई तुम्हारे बेटे के इतना क्लोज क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव आपका बेटा है ही नहीं। वे कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरा ही बेटा है, पर मुझे लगता है कि रुई मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है। अब ये सुनकर तो वो दोनों बंदियों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि रुई मिस्टर फू तक पहुंचने के लिए आपके बेटे का इस्तेमाल कर रही है, रुकिए अभी हम जाकर उसे सबक सिखा कर आते हैं। मगर वे दोनों को कुछ भी करने से मना कर देती है। वो कहती है, हम अभी कंपनी के अंदर हैं और यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद तीनों मिलकर रुई के खिलाफ कुछ प्लान बनाती हैं। सेक्रेटरी मिस्टर फू के पास एक डॉक्यूमेंट लेकर आता है और उनसे कहता है कि ये फाइल आपकी ग्रैंडमा ने भिजवाया है। रुई उसके पास आकर पूछती है कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है जो ग्रैंडमा ने स्पेशली भिजवाया है। मिस्टर फू कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस तीनों बच्चों की डीएनए रिपोर्ट है। ये सुनकर तो रुई शॉक्ड हो जाती है और उसकी सच्चाई सभी के सामने ना आ जाए, दैट्स वाई वो फू से रिपोर्ट छीनने की कोशिश करती है, मगर मिस्टर फू उसे देता नहीं है। रुई दबाव को भी उसकी मदद करने के लिए बुलाती है कि प्लीज बेटा आके मम्मी की हेल्प करो। दबाव आता तो बिल्कुल बाहुबली की तरह है कि एक बार में ही अपने डैड का काम तमाम कर देगा, मगर देन उनका पैर पकड़कर रोने लगता है कि प्लीज पापा दे दो ना, मम्मा को परेशान मत करो। मगर तभी सेक्रेटरी आकर उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। रिपोर्ट छीनने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। वो कहता है, मुझे पता है तुम ये छीनना चाहती हो, क्यों ना हम इसे साथ में देखें। वो जैसे ही रिपोर्ट्स को ओपन करता है, रुई मन में सोचती है कि आज तो गई मैं। अब क्योंकि डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव होती है, मिस्टर फू कहता है, इसका मतलब वो तीनों मेरे ही बच्चे हैं, कम से कम अब तो बता दो कि आखिर मेरे कितने बच्चे हैं। रुई कहती है, 3, बस 3। वो कहता है, अच्छा मगर उस दिन तो तुमने कहा था कि 5 हैं। वो कहती है, बताया तो, मैं बस मजाक कर रही थी ताकि वो डर जाएं, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें एक और दे सकती हूँ। फिर वो भागते हुए ऑफिस से बाहर आ जाती है। बाहर एक लड़की उसे फाइल देते हुए कहती है कि तुम इस फाइल को ले जाकर मिस्टर जेंग को दे दो, और ऐसा करने के लिए तुम्हें खुद मिस्टर फू ने कहा है। पहले तो रुई सोचती है कि वो जाकर इस बारे में फू से बात कर ले कि क्या उसने सच में कहा है या नहीं, मगर फिर सोचती है कि अभी वो वैसे भी मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैंने उसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी, तो अगर मैं अभी उसके पास गई तो पता नहीं वो मेरा क्या करेगा। इसीलिए वो फाइल लेकर चुपचाप मिस्टर जेंग के कैबिन की तरफ चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर वे बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। इसका मतलब ये सब उसी की प्लानिंग है। इधर मिस्टर जेंग के पास आकर रुई कहती है कि ये फाइल मिस्टर फू ने भेजी है आपको देने के लिए, मगर वो ठरकी बुढ़ा रुई को देखते हुए कहता है कि तुम फाइल छोड़ो, इस बार फू ने तो क्या लड़की भेजी है। रुई वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर गार्ड्स की वजह से वो भाग नहीं पाती। वो ठरकी बुढ़ा उसके पास आने लगता है और कहता है, अरे अरे तुम डरो मत, मैं जेंटल रहूंगा। इधर बाव मिस्टर फू से कह रहा था कि आपने डीएनए टेस्ट क्यों कराया, आपने हमारा प्लान खराब कर दिया ना।
फू कहता है कौन सा प्लान? दबाव कहता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। फू कहता है ठीक है, चलो वो मत बताओ, ये तो बता सकते हो ना कि क्या तुम्हारे और भाई बहन हैं? दबाव कहता है ये भी नहीं बताऊंगा। मिस्टर फू कहते हैं ठीक है मत बताओ, मैं खुद पता कर लूंगा। दबाव कहता है आप कितने गंदे डैडी हैं, आज से आप हमारे डैडी नहीं, और अभी मैं मॉम को कॉल करके कहता हूँ कि आपसे दूर रहे। वो रुई को कॉल करने की कोशिश करता है मगर कॉल लगता ही नहीं है, तो वो कहता है गंदे डैडी, आपने मेरी मम्मी के साथ फिर से कुछ किया ना, बताओ कहाँ छुपाया है उन्हें। तभी सेक्रेटरी मिस्टर फू को कॉल करके रुई के बारे में सब कुछ बता देता है कि किसी ने जानबूझकर उसे मिस्टर जेंग के कैबिन में भेज दिया है। ये बात जैसे ही मिस्टर फू को पता चलती है तो वो अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखते ही रुई हक कर लेती है और कहती है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। फू पूछता है क्या उन लोगों ने तुम्हें टच किया है? वो कहती है हाँ। मिस्टर फू इतने गुस्से में जाता है कि आज तो वो जेंग को छोड़ेगा नहीं, मगर तभी सामने का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि रुई ने तो अकेले ही उन तीनों की बैंड बजा दी थी। मिस्टर फू कहता है तुमने तो कहा कि तुम डरी हुई हो। वो कहती है हाँ मैं डरी हुई हूँ कि कहीं ये मर तो नहीं जाएंगे ना। ये सुनने के बाद तो सभी गार्ड्स के साथ साथ सेक्रेटरी और मिस्टर फू का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। वो रुई से पूछता है कि तुम हर्ट तो नहीं हुई ना? वो कहती है नहीं। फिर कहती है हाँ हुई हूँ, मैं मेंटली हर्ट हुई हूँ क्योंकि तुमने जानबूझकर मुझे मिस्टर जेंग के पास भेजा। वो कहता है नहीं मैंने तो नहीं भेजा। ये सुनकर रुई समझ जाती है इसका मतलब इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वेई का ही हाथ है। वो गुस्से में कहती है कि आज तो मैं इस कमीनी औरत को छोड़ूंगी नहीं, पहले तो मुझे कार से हिट किया और अब ये सब। वो गुस्से में कंपनी की तरफ जा ही रही थी मगर तभी मिस्टर फू से रोककर कहता है कि भला वे तुम्हारे साथ ये सब क्यों करेगी, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रुई कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी वे इतनी इनोसेंट है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और तुम्हारी गलतफहमी मैं अभी दूर कर देती हूँ। फिर वो मिस्टर जेंग के पास जाकर उनसे कहती है कि तुम अभी की अभी वे को कॉल करो और उससे कहो कि काम हो गया है। मिस्टर जेंग कॉल करके बिल्कुल ऐसा ही करता है जिस पर वे कहती है बहुत अच्छा काम किया है तुमने, अब मैं भी देखती हूँ कि रुई अपना सेमलेस चेहरा मिस्टर फू के सामने कैसे लेकर जाएगी। और हाँ मैंने जो तुमसे फोटोज एंड वीडियोस लेने के लिए कहा था वो तुमने ले ली है ना? जेंग कहता है हाँ ले ली है, बट अब उन फोटोज और वीडियोस का क्या करना है? वे कहती है व्हाट डू यू मीन बाय क्या करना है? जाके रिपोर्टर्स को दे दो ताकि कल पूरी दुनिया ये पिक्चर्स और वीडियोस देखे। रुई कहती है देखा अब तो तुमने खुद ही सुन लिया, तुम्हें भरोसा हो गया ना? फू कहता है बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं उसके साथ क्या करूं? रुई कहती है देखो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना बदला खुद अकेले ले सकती हूं। जिसके बाद वह कंपनी जाकर वे के सामने एक्टिंग करते हुए कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वे कहती है मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रुई कहती है अब झूठ बोलना बंद करो क्योंकि मिस्टर जेंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर वो सारी बंदियां उसका मजाक बनाने लगती हैं और उस पर हंसने लगती हैं। रुई रोते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर आकर अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए कहती है अभी जितना हंसना है हंस लो क्योंकि कल तो तुम सब रोने ही वाले हो। नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन होता है जहाँ सभी लड़कियाँ आई होती हैं। रुई को देखकर वो सभी कहने लगती हैं कि आज तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। वही पेन ड्राइव को देखते हुए कहती है कि बस एक बार फोटोज और वीडियोस रिलीज हो जाएं, फिर तो मिस्टर फू की वाइफ मैं ही बनूंगी। जिसके बाद वो स्टेज में अपना प्रेजेंटेशन देने जाती है और जानबूझकर लैपटॉप में वही पेन ड्राइव इंसर्ट करती है ताकि सभी के सामने रुई की बेइज्जती हो सके। मगर तभी स्क्रीन में सभी के सामने उसकी वही रिकॉर्डिंग चलने लगती है जिसमें वो मिस्टर जेंग से बात कर रही थी कि रुई की अश्लील वीडियोस एंड फोटोज लेने के बाद उन्हें रिपोर्टर्स को दे देना। सभी रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चनिंग करने लगते हैं और उसकी फोटोज खींचने लगते हैं और इस तरह सभी के सामने रुई की जगह खुद वेई की ही भारी भरकम बेइज्जती हो जाती है। और इसे कहते हैं अगर दूसरों के लिए गड्ढे खोदने जाओगे तो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाओगे। अब सारी लड़कियां मिलकर रुई के ऊपर गुस्सा करने लगती हैं कि आखिर तुम वेई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो मिस्टर फू की वाइफ है और दबाव की मॉम, अगर मिस्टर फू को इस बारे में पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रुई कहती है अच्छा चलो मैं वेई से ही पूछ लेती हूँ, वेई क्या तुम सच में मिस्टर फू की वाइफ हो? वेई मन में सोचती है मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं, लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो इन सभी लड़कियों को लगेगा कि अभी तक मैं उनसे झूठ बोल रही थी। वो कहती है हाँ मैं मिस्टर फू की वाइफ हूँ और दबाव की मॉम। मगर तभी वहाँ दबाव आकर रुई को हक कर लेता है। वे भागते हुए उसके पास जाती है और नाटक करते हुए कहती है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये प्लेस बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जाओ अपने डैड के पास। दबाव उसे खुद से दूर करते हुए कहता है
बैड वुमेन, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम मेरी मॉम नहीं हो। ये सुनकर सभी को पता चल जाता है कि इसका मतलब वेई अभी तक झूठ बोल रही थी, क्योंकि दबाव असल में तो रूही का बेटा है। मगर वेई तो अभी भी नाटक किए जा रही थी कि दबाव मेरा ही बेटा है, और बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। रूही कहती है ठीक है, अगर तुम सच में इस बच्चे की माँ हो तो क्यों ना हम मिस्टर फू को ही कॉल करके इस बारे में पूछ ले। पीछे से मिस्टर फू आते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ रहा हूँ। एक बंदी भागते हुए मिस्टर फू के पास जाती है और कहती है, देखिए ना, ये लड़की रूही आपकी वाइफ और बेटे की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है। मिस्टर फू कहता है, चुपचाप जाओ यहाँ से। वो बंदी कहती है, रूही सुना नहीं तुमने, मिस्टर फू तुम्हें जाने कह रहे हैं। रूही कहती है, किसी मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ, क्योंकि वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें जाने कह रहे हैं। फिर वो मिस्टर फू को अपने पास बुलाती है तो मिस्टर फू जाकर उसके बगल में खड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद जिसके भी मन में जो भी डाउट था सब कुछ क्लियर हो जाता है कि वेई अभी तक बस झूठ बोल रही थी और मिस्टर फू की असली वाइफ और कोई नहीं बल्कि रूही है, और दबाव की मॉम भी। देन मिस्टर फू रूही से पूछता है कि तुम बताओ मैं इनके साथ क्या करूं। रूही कहती है, तुम इन सभी को कंपनी से फायर कर दो, और हाँ, कंपनसेशन के तौर पर मुझे 2 मिलियन चाहिए, क्योंकि इन सभी ने मिलकर मुझे मेंटली टॉर्चर किया है। मिस्टर फू भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और उन सभी को कंपनी से फायर करके पूरी इंडस्ट्री में बैन करा देता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं तो रिपोर्टर्स उन्हें रोककर मिस्टर फू से पूछते हैं कि आखिर मिस रूही आपकी कौन है और आप दोनों के बीच रिलेशन क्या है। फू तो उन्हें बताने वाला था कि ये मेरी वाइफ है, मगर रूही ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों साथ में बैठे होते हैं, मगर मिस्टर फू के दिमाग में तो अभी भी बस वही बात घूम रही थी जब सारे रिपोर्टर्स के सामने रूही ने कहा था कि हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। दबाव कहता है कि मम्मा मैं अपना होमवर्क करने जा रहा हूँ, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मिस्टर फू रूही से पूछ ही लेते हैं कि आखिर तुमने रिपोर्टर्स के सामने ऐसा क्यों कहा कि हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। रूही कहती है, अच्छा तो मैं क्या कहती कि तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारी सेक्रेटरी, और वैसे भी हमारी शादी नहीं हुई है। क्या तुम भूल गए कि आज से 7 साल पहले तुमने मुझसे क्या कहा था कि शादी बच्चों का खेल नहीं है, अगर मुझे किसी से शादी करनी भी होगी तो वो तुम नहीं हो। हाई स्कूल के बाद मैंने तुम्हें पूरे 7 सालों तक चेस किया, तुमने मुझे ऐसे हिंट दिए कि शायद तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी दिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। ये सब करने के बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं रिपोर्टर्स के सामने ये कहूंगी कि तुम मेरे हस्बैंड या फिर मेरे बॉयफ्रेंड हो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी मिस्टर फू उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि आज सिर्फ 7 साल पहले मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि फू फैमिली मेरी शादी को कंपनी के लिए फंड रेज करने के लिए यूज करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी के लिए मना कर दिया था। मगर बाद में मुझे पता चला कि ये सब तो बस एक ट्रैप था। मैंने उस इंसान को पकड़ लिया था जिसने ये ट्रैप बनाया था। ये सब करने के बाद मैं सबसे पहले भागते हुए तुम्हारे पास ही गया था, मगर तब तक तुम चाइना छोड़कर अब्रॉड जा चुकी थी। रूही कहती है, अगर मैं जाती नहीं तो और क्या करती, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें दोबारा मिली ना तो तुम मुझे जिंदा खा जाओगे। लेकिन छोड़ो, ये सारी पुरानी बातें हैं, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर फू कहता है, मगर मुझे फर्क पड़ता है, हमारे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं। रूही कहती है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हम बच्चों के पेरेंट्स जरूर हैं, मगर हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। रूही कहती है, तुम ऐसे क्यों तड़प रहे हो जैसे मछली बिना पानी के, कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसे शादी करना चाहते हो। इससे पहले कि मिस्टर फू कुछ बोलता, रूही कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते और मैं भी तुमसे नहीं करना चाहती, तो हमें एक दूसरे को छोड़कर अपने काम में ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर फू पीछे से चिल्लाते ही रह जाते हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो फिर किससे करोगी। तभी किसी के रूम के अंदर आने की आवाज आती है। मिस्टर फू कहता है, मुझे पता था तुम थोड़ी देर बाद लौट के मेरे पास ही आओगी। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ सेक्रेटरी होता है। मिस्टर फू सेक्रेटरी से कहता है कि तुम जाकर सारे रिपोर्टर्स को बता दो कि मिस रूही मेरे बेटे दबाव की मॉम है। सेक्रेटरी रिपोर्टर्स के पास जाकर बिल्कुल ऐसा ही करता है और उन सभी को बता देता है कि मिस रूही हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर फू के बेटे की मॉम है। टीवी में ये सब कुछ रूही के डैड और भाई भी देख रहे थे, और जब उन्हें पता चलता है कि रूही ने इतने अमीर बंदे को सेट किया है मगर फिर भी वो उनकी मदद करने कभी नहीं आई, उनके घर कभी नहीं आई, तो ये जानने के बाद उन्हें रूही पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन सेक्रेटरी रूही को उसका ऑफिस दिखाते हुए कहता है कि आज से आपका कैबिन है और आप यही काम करेंगी, क्योंकि मिस्टर फू ने आपको फोंगबो ज्वेलरी प्रोजेक्ट का हेड बना दिया है। अब वेई की जगह आप ही उस प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगी। रूही कहती है, क्या सच में? सेक्रेटरी कहता है, हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। और क्या आपको पता है मिस्टर फू आपसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें आपकी बहुत ही ज्यादा चिंता है। रूही कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अभी तुम जाओ, मुझे काम करना है।
थोड़ी देर बाद रुई का भाई जबरदस्ती कंपनी में घुसने की कोशिश करता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो मानता ही नहीं है। रुई आकर कहती है कि इसे छोड़ दो और अपने भाई से पूछती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, अब तुझे क्या चाहिए। भाई कहता है वो मुझे और डैड को कल पता चला कि तू अचानक से बहुत अमीर हो गई है, तो बस हमें कुछ पैसे चाहिए थे, ज्यादा नहीं, बस 2 मिलियन। रुई कहती है लेकिन मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? वो कहता है ऑब्वियसली क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे नहीं दोगी तो किसे दोगी। रुई कहती है ठीक है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देती हूँ। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वो कस के उसे एक थप्पड़ लगा देती है और दूसरा थप्पड़ दूसरे गाल में लगाते हुए कहती है कि ये डैड के लिए। उसका भाई भी उसे मारने जाता है मगर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। रुई कहती है इसे बाहर ले जाकर कंपनी के बाहर फेंक दो और हाँ, बाहर बोर्ड लगा देना कि कुत्तों का कंपनी के अंदर आना मना है। बाहर दबाव उससे कहता है कि मेरी मॉम को बुली करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वो तीनों बच्चे मिलकर उसकी बैंड बजा देते हैं। वो तीनों मिलकर अपने मामा जी को मार ही रहे थे मगर तभी पीछे से मिस्टर फू आ जाता है। उन्हें देखकर सेक्रेटरी कहता है कि एक बच्चा तो दबाव है मगर उसके साथ ये 2 बच्चे कौन हैं। उन्हें देखकर मिस्टर फू को ये समझते देर नहीं लगती कि वो दोनों भी उसी के बच्चे हैं। मिस्टर फू को उनकी तरफ आता हुआ देखकर तीनों बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं मगर गार्ड्स आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। सिस्टर कहती है कि भाई प्लीज कुछ करो वरना हम पकड़े जाएंगे। तो फोर्थ बेबी अपना मैजिक यूज करके अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। मिस्टर फू दबाव से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर वो 2 बच्चे कौन थे। दबाव कहते हैं और कौन होगा, वो दोनों वुलोंग और फेंगचू थे जिन्हें दादी माँ लेकर आई हैं। मिस्टर फू कहते हैं अच्छा मगर दादी माँ का घर तो बहुत दूर है, वो दोनों यहाँ कैसे आएंगे। दबाव अभी भी उसे कुछ नहीं बताता और रोने की एक्टिंग करने लगता है। तो मिस्टर फू कहते हैं ठीक है, फिर मैं ग्रैंडमा को कॉल करके खुद ही पता कर लेता हूँ। दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि वुलोंग एंड फेंगचू को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो दोनों कहीं मिल ही नहीं रहे थे। तभी मिस्टर फू कॉल करके उनसे वुलोंग और फेंगचू के बारे में पूछता है कि क्या वो दोनों अभी घर पे हैं। ग्रैंडमा कहती है नहीं, वो क्या है ना, मैं उन बच्चों को लेकर बाहर खेलने आई थी। मिस्टर फू पूछता है क्या आप उन्हें लेकर कंपनी आई थी। ग्रैंडमा कहती है हाँ, पर तुझे कैसे पता। वो कहता है क्योंकि अभी अभी मैंने उन दोनों को देखा है। ये सुनकर दादी तो चैन की सांस लेती है कि उनके दोनों पोते पोतियां सेफ हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। दबाव कहता है देखा डैडी, मैंने कहा था ना वो वुलोंग और फेंगचू ही हैं। 4th एंड 5th किड्स जब भागते हुए जा रहे थे तो वो दोनों अचानक से ग्रैंडमा से टकरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर्स दोनों बच्चों को बता रहे थे कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है। बट अब क्योंकि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा छोटे हो तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को कॉल करना होगा। छोटी बच्ची ग्रैंडमा का फोन लेकर मिस्टर फू को कॉल करती है और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। जिसके बाद दोनों घूर घूर कर ग्रैंडमा को देखने लगते हैं कि ये हमें जानी पहचानी सी क्यों लग रही हैं। तभी ग्रैंडमा को होश आ जाता है और वो कहती हैं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और तुम दोनों कौन हो। दोनों बच्चे ग्रैंडमा से माफी मांगते हैं क्योंकि उनकी गलती की वजह से ही ग्रैंडमा बेहोश हो गई थी। वो दोनों जैसे ही ग्रैंडमा के लिए पानी लेने बाहर जाते हैं तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाते हैं। वो अपनी ग्रैंडमा के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि ग्रैंडमा आप ठीक तो हो ना। ग्रैंडमा कहती है कि तू टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, मैं बुढ़ी हो गई हूँ तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। दूसरी तरफ दोनों बच्चे ग्रैंडमा के लिए पानी लेकर रूम के अंदर जा ही रहे थे मगर तभी वो सामने मिस्टर फू को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ वुलोंग और फू चैन रुई से मिलने आते हैं क्योंकि वो दोनों अपनी मॉम रुई को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे। तभी दबाव आकर रुई को बताता है कि बाओ एंड सन बाओ ने किसी ओल्ड ग्रैंडमा को हिट कर दिया है जिस वजह से वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर रुई जल्दी से अपने तीनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो ग्रैंडमा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू की ही ग्रैंडमा है। वही मिस्टर फू उन दोनों बच्चों की क्लास ले रहा था कि वो तुम ही हो ना जिसने मेरी ग्रैंडमा को हिट किया है, बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। इरबाव कहता है एक्चुअली हमारी मॉम बिजी है इसलिए नहीं आ सकती। वो कहता है अच्छा तो फिर तुम्हारे डैड कहाँ हैं। वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं तो वो कहता है तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ग्रैंडमा मिस्टर फू से कहती हैं कि अब तो इन बच्चों को परेशान करना बंद कर और फिर उन दोनों को अपने पास बुलाकर उनसे बहुत ही प्यार से बातें करने लगती हैं। मगर तभी वो अचानक से कहती हैं कि तुझे नहीं लगता ये दोनों भी थोड़ा थोड़ा तेरी तरह दिखते हैं। मिस्टर फू कहता है अरे ग्रैंडमा, अगर ये बच्चा मेरी तरह दिखता है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये मेरा ही है। मगर कंफ्यूज तो बेचारा मिस्टर फू भी था कि कहीं ये सच में मेरे बच्चे तो नहीं। वो बेबी गर्ल से पूछता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। कहती है मेरा नाम सन बाओ है। मिस्टर फू कहता है सन बाओ, तो क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है जिसका नाम दबाव है। मगर वो दोनों ही मना कर देते हैं कि नहीं हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है। दूसरी तरफ हम रुई को देखते हैं जो कि अपने तीनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई थी।
वो जैसे ही रूम के अंदर एंटर करती है तो सामने अपने दोनों बच्चों को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि अब तो गई वो। रूही कहती है, ग्रैंडमा आप ठीक तो है ना? मैंने सुना आपका एक्सीडेंट हो गया। वैसे ये तो बच्चे कौन है? तो ग्रैंडमा उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि मैं इनसे टकराकर गिर गई थी तो यही दोनों मुझे हॉस्पिटल लेकर आए हैं, बहुत प्यारे हैं। रूही कहती है, ठीक है अब आप रेस्ट करिए, मैं इन दोनों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। वो बच्चों को लेकर जा ही रही थी मगर तभी सामने से मिस्टर फू आ जाता है। उन सभी बच्चों को साथ में देखकर उसे याद आता है कि उस दिन रूही ने सभी के सामने कहा था कि मैंने एक बार में 5 बेबीज को बर्थ दिया है। ये याद करने के बाद मिस्टर फू समझ जाता है कि हो ना हो ये सारे बच्चे उसी के हैं, मगर रूही झूठ बोल देती है कि नहीं ये हमारे बच्चे नहीं हैं, मैं तो बस इन्हें इनके पेरेंट्स के पास छोड़ने जा रही थी। फिर वो उन दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है और बाकी के 3 बच्चे फू को हक कर लेते हैं ताकि वो रूही के पीछे न जा पाए। बाहर आकर रूही उन दोनों बच्चों से कहती है कि जल्दी से घर जाकर तुम दोनों छुप जाना वरना डैड तुम दोनों को भी मुझसे छीन लेंगे। इरबाओ कहता है, मॉम आखिर कब तक हम डैड से ऐसे छुपते रहेंगे? वहीं ग्रैंडमा भी मिस्टर फू को समझा रही थी कि तुम और रूही अब बच्चे नहीं रहे, तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए? जिस पर मिस्टर फू कहता है कि मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ मगर वो नहीं करना चाहती। ग्रैंडमा पूछती है, मगर वो तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? मिस्टर फू कहता है, वो तो मुझे भी नहीं पता। बच्चे कहते हैं, लेकिन हमें पता है। डैड मम्मी को लाइक करते हैं मगर कभी बोलते नहीं, उन्हें उनकी चिंता है मगर कभी दिखाते नहीं। वो जब भी कंपनी में मॉम को देखते हैं तो वो अंदर से तो बहुत खुश हो जाते हैं मगर बाहर से ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो हमारी मॉम से नफरत करते हैं। वो उन्हें देखकर एक बार भी स्माइल नहीं करते। भला ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा जो बिल्कुल नारियल की तरह है, अंदर से सॉफ्ट मगर बाहर से उतना ही हार्ड। दूसरी तरफ इरबाओ एंड सनबाओ भी अपनी मॉम से कहते हैं कि अगर आप डैडी से शादी कर लो तो हमें ऐसे छिपने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको भी इस बात की टेंशन नहीं होगी कि डैड आपके बच्चों को आपसे दूर कर देंगे। दूर से रूही का भाई भी उन तीनों को देख लेता है और जल्दी से कॉल करके अपने आदमियों को बुलाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूही के भाई ने उन तीनों को किडनैप कर लिया है और दूसरी तरफ दबाव और मिस्टर फू को भी इस बारे में पता चल जाता है कि वो सभी किडनैप हो चुके हैं। उसका भाई रूही से कहता है कि तूने मुझे पैसे देने से मना किया था ना, कोई बात नहीं, अब तो मैं डायरेक्ट पैसे तेरे हस्बैंड मिस्टर फू से मांगूंगा। फिर वो मिस्टर फू को कॉल करके कहता है कि देख तेरे बच्चे और तेरी वाइफ दोनों मेरे कब्जे में हैं, तो अगर तू उन्हें छुड़ाना चाहता है तो जल्द से जल्द मेरे बैंक में 20 मिलियन ट्रांसफर कर दे। इधर इरबाओ अपना मैजिक का यूज करके उन सभी का हाथ खोल देता है। इधर मिस्टर फू कार में बैठकर रूही को बचाने जाने लगता है और वो तभी याद करता है कि फ्लैशबैक में उसने अपनी ग्रैंडमा से कहा था कि मुझे पता नहीं मैं रूही को पसंद करता भी हूँ या नहीं, जिस पर ग्रैंडमा ने उससे कहा था कि अगर चोट रूही को लगे और दर्द तुझे हो या फिर जब तुझे पता चले कि वो तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने वाली है, तब तो कुछ भी करके अगर बस उसे पाना चाहता हो तो समझ जाना कि तो उसे प्यार करता है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद वो भागते हुए अंदर जाता है मगर तब तक रूही और उसके दोनों बच्चों ने तो मिलकर उन सभी का बैंड बजा दिया था। आफ्टर दैट रूही अपने ही भाई का फोन लेकर अपने डैड को कॉल करके कहती है कि आपका बेटा अभी मेरे कब्जे में है, अगर आप उसे सही सलामत वापस पाना चाहते हैं तो मेरे बैंक में 40 मिलियन ट्रांसफर कर दीजिए। डैड कहते हैं 40 मिलियन? तो पागल हो गई है, अगर वो मेरा बेटा है तो तेरा भाई भी तो है। रूही कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसे और मारूंगी। जिस पर डैड कहते हैं तो ठीक है तुम घर आकर पैसे ले जाओ। अब नेक्स्ट सीन में रूही अपनी पूरी पलटन लेकर अपने डैड के घर पहुंच जाती है। डैड कहते हैं कि सारी बारात लेकर क्यों आई है, मैंने अकेले आने बोला था। वो कहती है आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो अकेले आऊंगी? तभी उसका भाई कहता है कि प्लीज डैड मुझे बचा लो क्योंकि ये लोग तो मुझे पीट पीट कर मार ही डालेंगे। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तू उसे ऐसे कैसे मार सकती है, भाई है तेरा। तो रूही अपने भाई के पास जाकर उसे एक और चांटा लगाते हुए कहती है कि बिल्कुल ऐसे मारती हूँ। और वैसे भी आज से 7 साल पहले जब आपने एक बुढ़े आदमी को मुझे बेचने की बात की थी, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद मेरा कोई डैड नहीं है। रूही ने तो इन सभी चीजों की लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी कर दी थी, जिस वजह से उसके डैड और उसके भाई की पूरे चाइना में बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाती है। रूही कहती है जितनी भी लड़कियां देख रहे हो ना, आप लोग गलती से भी इस बंदे से जो कि मेरा भाई है शादी मत कर लेना, वरना एक दिन ये आप लोगों को भी बेच देगा बिल्कुल मेरी तरह। आफ्टर दैट वो अपने डैड से कहती है कि आज मैं यहाँ आपसे अपने सारे रिश्ते खत्म करने आई हूँ। डैड कहते हैं अच्छा, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है और अब तेरे चाइना के सबसे अमीर आदमी मिस्टर फू से शादी क्या होने वाली है, तो हमसे हमारे सारे रिश्ते खत्म करना चाहती है। ठीक है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके लिए तुझे हमें 1 बिलियन देने होंगे। भाई कहता है डैड ये तो बहुत कम है, 1 नहीं 2 मांगो 2। रूही तो फिर से उसे एक थप्पड़ लगा देती है कि जब 2 बड़े बात कर रहे हो ना तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए।
ये देखकर डैड उसे मारने जाते हैं कि मेरे प्यारे बेटे पे हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो रुई उनके ऊपर भी हाथ उठा देती है कि बिल्कुल ऐसे हिम्मत हुई। जिसके बाद वो अपने भाई और डैड की अच्छी खासी बैंड बजाने के बाद वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू भी उन दोनों को वार्निंग देकर जाते हैं कि आज के बाद मेरे बच्चे और मेरी वाइफ से दूर रहना, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। बाहर आकर रुई फू को थैंक्स बोलती है कि मेरा इतना साथ देने के लिए थैंक्स। जब आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा इंसान है जो आपका साथ देने के लिए और आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जिस पर मिस्टर फू कहता है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं पूरी लाइफ टाइम तुम्हारा ऐसे ही साथ दूं? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब क्योंकि इन सब की लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, तो वही भी ये सब कुछ देख लेती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि जिस फू को मैं बचपन से पाना चाहती थी, उसे रुई आकर ऐसे लेकर नहीं जा सकती। अगले दिन कंपनी में दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। मिस्टर फू कहता है, तो तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? रुई कहती है, मैं सोच कर बताऊंगी। फिर वो मिस्टर फू को एक कपल ब्रेसलेट देती है, क्योंकि सेम वैसा ही ब्रेसलेट बस दूसरे कलर में उसने पहना हुआ था। ये देखकर मिस्टर फू बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसे पहन लेते हैं। तभी वहाँ उसका सेक्रेटरी आता है, तो वो अपने ब्रेसलेट को दिखाते हुए कहता है, किधर देखो और बताओ कि क्या आज मुझ में कुछ नया या फिर कुछ अलग दिख रहा है? सेक्रेटरी कहता है, हाँ, आपके चश्मे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो मिस्टर फू अपना ब्रेसलेट उसकी आंखों में घुसाते हुए कहता है कि अब कुछ अलग दिखा? सेक्रेटरी कहता है, हाँ, ये तो वही कपल ब्रेसलेट है ना जो हमारी कंपनी की मिस रुई ने डिजाइन किया है। मिस्टर फू कहता है, बिल्कुल, और इसे मुझे रुई ने ही दिया है। सेक्रेटरी कहता है, मगर क्यों? अच्छा, ट्राई करने के लिए दिया होगा। मिस्टर फू कहता है, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? वो कहता है, नहीं। फू कहता है, मैं समझ गया कि आखिर क्यों नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सेक्रेटरी चिल्लाते रह जाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ, आप फ्री टाइम देते ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में एक लड़की आकर दबाव को किडनैप कर लेती है। इरबाव को अपनी मैजिक की वजह से तुरंत ही इस बारे में पता चल जाता है कि उसका भाई दबाव किडनैप हो चुका है। वो जल्दी से कॉल करके अपनी मॉम को भी इस बारे में बता देता है, जिसे सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि बच्चे को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वे ही है। वो लोग जल्दी से दबाव का लोकेशन ट्रैक करके वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वे को देखते हैं जिसने दबाव को किडनैप करके रखा हुआ था, मगर तभी वहाँ उसके सारे भाई बहन उसे बचाने के लिए पहुँच जाते हैं और इरबाव तो अपने मैजिक का यूज करके वे को वहीं पे फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाती। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो सारे बच्चे मिलकर वे की बैंड बजा देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ रुई और मिस्टर फू भी पहुँच जाते हैं। सारे बच्चे भागते हुए जाकर उन दोनों को जल्दी से हग कर लेते हैं। मिस्टर फू कहता है, ये दोनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? रुई कहती है, देखो अब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं बता देती हूँ कि ये सारे बच्चे ये 5 के 5 तुम्हारे ही हैं। मिस्टर फू कहता है, मुझे तो पहले से ही शक था कि ये सारे मेरे ही हैं। जिसके बाद वो सभी चाइनीज न्यू ईयर एक साथ सेलिब्रेट करने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें चाइनीज न्यू ईयर का दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी साथ में एक फैमिली की तरह बहुत ही ज्यादा एंजॉय और मस्ती करते हैं। जिसके बाद वो सभी एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं और गिफ्ट्स लेते हैं। इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है।